नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आइए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे साथी हमारे साथ साथ जो है शिक्षक भर्ती का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, जो कि विगत 4-5 वर्षों में अभी तक देखने को नहीं मिली है। और हमारे जितने भी साथी हैं सब बहुत ही डिप्रेस्ड अवस्था में हैं, जिसके लिए बस एक उम्मीद का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अभी एक नई जानकारी सामने देखने को मिल रही है, जिसमें कि ये पता चला है कि हो सकता है कि अगस्त और सितंबर तक हम लोगों को शिक्षक भर्ती देखने को मिले। अब वो पहले यूपी टेट कराते हैं कि सीधे सुपर टेट कराते हैं, उसे सुपर टेट सीधा नहीं कराएंगे, पहले यूपी टेट ही कराएंगे। जहाँ तक आज तक का रिकॉर्ड रहा है, पहले यूपी टेट कराएंगे, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती आएगी। इसलिए अब हम लोगों को कमर कस लेनी है और एकदम सब कुछ भूल के तैयारी ऐसी करनी है, ऐसे सब्जेक्ट करनी है जो हमें यूपी टेट और सुपर टेट सब में अच्छे से तैयारी होने की वजह से पेपर निकल जाए। ठीक है, और हम जानकारी के साथ साथ आपको तैयारी भी कराते चलेंगे। साथ में नई नई जितनी भी जानकारियाँ होंगी शिक्षक भर्ती से संबंधित, सब आपके सामने शेयर करी जाएंगी विद प्रूफ। ठीक है, तो हम आप लोगों के सामने भाषा लैंग्वेज लेकर आए हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं का अच्छे से जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आपको यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में आप लोगों को बहुत बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि संस्कृत और अंग्रेजी में हम लोग एक सब्जेक्ट कॉमन लेते हैं यूपी टेट में, लेकिन जब बात आती है सुपर टेट की, वहाँ पे हमको 10 नंबर का संस्कृत भी देखने को मिलता है और 10 नंबर की अंग्रेजी भी देखने को मिलती है और 20 नंबर की हिंदी। तो ये अवॉइड नहीं किया जा सकता है कि हम संस्कृत ना लें, अंग्रेजी ना लें। इसके लिए आप लोगों को दोनों भाषाओं के बारे में जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसलिए अब वो समय नहीं बचा है कि पेपर के समय पढ़ लेंगे या फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लेंगे। ठीक है, इसलिए अभी से मतलब आज से ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, 24 घंटे में आप इतना समय अपने भविष्य के लिए तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो आज से ही कमर कस लीजिए और इस चीज़ का प्रण ले लीजिए कि हम तैयारी ऐसे करेंगे, ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर वो टॉपिक हम पढ़ें तो वहाँ से एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है, इसी संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी हम भाषा के लिए दे देते हैं। जैसे जब बात आती है यूपी टेट की, ठीक है, जब बात आती है यूपी टेट की, तो वहाँ पे हमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, यहाँ पे हमको 30-30 मार्क्स का देखने को मिलता है। ठीक है, इधर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सुनते जाइए। ठीक है, और यहाँ से इसमें हमको एक ऑप्शन चयन करना होता है, जिससे कि यूपी टेट पे भाषा से हमको 60 नंबर मिलते हैं। सिर्फ भाषा से हमको, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी, संस्कृत में अगर एक सब्जेक्ट लेते हैं तो उससे हमको 60 नंबर मिलने वाले हैं। और जहाँ बात सुपर टेट की आती है, सुपर टेट की बात आएगी, तो यहाँ पे भी आपको 10 नंबर की अंग्रेजी देखने को मिलेगी, 10 नंबर का संस्कृत देखने को मिलेगा, हिंदी आपको 20 मार्क्स की देखने को मिलेगी। इससे ये तात्पर्य है कि 40 नंबर आपको सुपर टेट में मिलने वाले हैं। ठीक है, और 150 नंबर में अगर हमको 40 नंबर सिर्फ भाषा से मिल रहे हैं तो ये कोई बहुत नॉर्मल बात नहीं है, हम लोग ले सकते हैं। इधर हमको 60 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इधर हमको 60 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सॉरी, इतनी जानकारी हो गई नॉर्मल, जो कि सबको पता है, लेकिन बीच बीच में पता होना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हम प्रारंभ करते हैं आज संस्कृत व्याकरण, बाकी बातें होती रहेंगी।
ठीक है, साथ में अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हैंड राइटिंग पे नहीं जाइएगा, कॉपी में लिखने से और बोर्ड में लिखने से फ़र्क आ ही जाता है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा, इसमें भी लिखने लगेंगे। ठीक, पहले हम लोग संस्कृत और व्याकरण के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, कहाँ प्रत्यय, उपसर्ग और धातु रूप क्या क्या लगती है। बाकी जब वो टॉपिक आएगा हम लोग वहाँ देखेंगे। जैसे हमारा संस्कृत शब्द है, ये किन उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बना है, और ये व्याकरण शब्द, इसके बारे में देखते हैं। संस्कृत में कभी कभी ये पूछ लेता है कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सी धातु लगी है, कौन सा प्रत्यय लगा है। इसी तरह व्याकरण में पूछ लेता है, तो इसमें हमको 2 उपसर्ग देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। संस्कृत में हमको सम उपसर्ग देखने को मिलता है। ठीक है, अगर प्रश्न आए तो सीधे सीधे यही उत्तर हम लोग लगा देंगे। क्र धातु आती है और जो त प्रत्यय होता है। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग जब उपसर्ग प्रत्यय धातु पढ़ेंगे वहाँ पे आसानी से सब देखते चलेंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटा जान लेते हैं। ठीक है, व्याकरण में 2 उपसर्ग लगते हैं इसमें, और क्र धातु लगती है और ल्यूट प्रत्यय लगता है। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है, आ उपसर्ग भी दे देता है। इस पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर प्रश्न पूछता है कि विकल्प में 2-4 शब्द दे देता है और पूछता है कि निम्न में से कौन से शब्द में 2 उपसर्ग आए हैं। ठीक है, 2 उपसर्ग में हम लोग व्याकरण लगाएंगे। और अगर उपसर्गों की संख्या में आंग उपसर्ग आता है तो हम लोग आंग लगाएंगे। अगर आंग नहीं आता है, सिर्फ आ आता है, तो हम लोग आ पे भी लगा देंगे। ठीक है, ये हो गई मोटी मोटी जानकारी। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा संस्कृत के बारे में जानकारी आगे लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इस संस्कृत व्याकरण की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब कोई भी भाषा सीखते हैं, कोई से मतलब चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे चाइनीज हो, कोई भी सीखेंगे तो सबसे पहले हम उसकी सबसे छोटी इकाई, वर्ण, अक्षर, या हम लोग आवाज़ भी बोल सकते हैं, ध्वनि बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। जब तक हम वो नहीं सीखेंगे, हम लोग कक्षा 1 में गए तब भी हम लोग आ ई सीख के आए। ठीक है, हिंदी में ABCD सीखे, उसमें अंग्रेजी में। इसी तरह संस्कृत वर्णमाला में भी यहाँ पे जाते हैं, क्या है अभी से नहीं। ठीक है, तो नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते चलिएगा। सबसे पहले लिखिए संस्कृत भाषा की संस्कृत भाषा की सबसे छोटी इकाई। संस्कृत भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग बोलते हैं ध्वनि, अक्षर या वर्ण। ये अधिकतर लोगों को जानकारी है, सबको पता है। सिर्फ एक बार रिपीट करते चलते हैं। और जिसको नोट्स बनाना है, हम तो यही कहेंगे, नोट्स बनाते चलिएगा। कुछ नहीं जाता, आप रफ में ही लिखते चलिए। जैसे आप लिखते जाएंगे, जैसे चलता जाएगा, वो आपके लिए सही रहेगा। इन फ्यूचर अगर आप किसी को बताना चाहते हैं या तैयारी में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, इसलिए नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, ये हो गई सबसे छोटी इकाई। अब इसी में हम लोग देखते हैं वर्ण। ठीक है, वर्णों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। हम लोग क्या, संस्कृत में पाणिनि जी ने 2 भागों में बांटा है। जैसे इसको स्वर बोलते हैं और ये व्यंजन। ठीक है, 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। इसी को हम लोग माहेश्वर सूत्र में के आधार पर इसको अच बोलते हैं और इसको हल बोलते हैं। ठीक है, अच और हल कैसे बोलते हैं? अच प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार के अंतर्गत हम इसको स्वरमुक्त स्वरों के अंतर्गत क्या कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों के उत्तर हम लोग जब माहेश्वर सूत्र आगे पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को एक एक जानकारी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी।
एक और हम गारंटी लेते हैं, जिसको भी आज तक माहेश्वर सूत्र याद नहीं हुए हैं, हम यहीं खड़े खड़े आप लोगों को माहेश्वर सूत्र याद कराएंगे। और जिस वीडियो में माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे और उसमें याद ना हो पाए तो हमारा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है, कहीं कहीं पे 13 आती है, ठीक है। इनमें अंतर क्या है, क्या सही करेंगे, कैसे कहेंगे, जब माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे उसी समय इसको डिस्कस करेंगे। व्यंजन की संख्या 33 है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक चीज़ और है, स्वरों को हम लोग आज तक पढ़ते हैं। स्वर होता क्या है, जिसको हम निर्बाध रूप से बोलते टाइम कोई रुकावट ना है, अपने आप में जैसे ही हमारे मुंह से निकले, कोई ना हवा रुके अंदर, ना कुछ रुके, ना कोई भी दिक्कत ना हो, वो निकल जाए, वही स्वर होता है। व्यंजन अकेले बोला नहीं जा सकता है, इसको बोलने के लिए हमको स्वरों की आवश्यकता होनी ही होनी है, ठीक है। इतना तो पढ़ते आए हैं, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, इसको संस्कृत में कहा गया है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, मतलब ये स्वयं में राजा होते हैं, ठीक है, स्वर। और इधर हम लोग व्यंजन क्या है, ये निर्भर होते हैं, ठीक है। सीधे सीधे हम देख सकते हैं ये आत्मनिर्भर होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सबको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोग को स्वर बनाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, जल्दी याद रहेगा, ठीक है। इनको क्या है, इनको स्वरों की आवश्यकता होती है, इनको बोलने के लिए हमको स्वरों की आवश्यकता होती है, बिना स्वरों के इनको हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे आ लिखा, अब इसको बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये है कि जैसे हमने का लिखा, इस पे हमको ये हो गया का, लेकिन इसको पूरा बोलने के लिए हमको आ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम का बोल पाएंगे। इसको लिख तो लेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे स्वर को हम बोल भी सकते हैं और उच्चारित भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। और व्यंजन जो हमारा होता है, इसको हम उच्चारित नहीं कर सकते बिना स्वर की सहायता के, लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। जैसे ये हमने का लिखा, इसको हम का बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ है, ठीक है, तब जाके इसको हम बोल पा रहे हैं। लेकिन अगर हम केवल ये का लिख दें, सिर्फ ऐसे का लिख दें, आ ना लगाएं, अब आप इसको बोल के दिखाइए, अब आप इतना आसानी से इसको नहीं बोल सकते। सिर्फ हमारा कहने का यही तात्पर्य है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं स्वरों के भेद में। हम लोग स्वरों के भेद देखते हैं। स्वरों को पहले तो हम लोगों ने समय और मात्रा के आधार पर बांटा है। जिसको हम लोगों का मतलब आप समझ जाइएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। संस्कृत वैयाकरणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने स्वर को 3 भागों में विभक्त किया है समय के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, ठीक है। नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर,
ठीक है, सबको पता है क्या होता है, जो नहीं पता है वो धीरे धीरे जान जाएंगे। ह्रस्व स्वर जैसे आ हो गया, दीर्घ स्वर जैसे आ हो गया, और प्लुत स्वर का मतलब जैसे आ लिखे और इसको हमने 3 बना दिया। ठीक है, इसको मात्रा के आधार पर हम समझ सकते हैं। मात्रा के आधार पर का मतलब ये है, इसको हम एक मात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक। इसको द्विमात्रिक बोलते हैं। इसको प्लुत स्वर को हम लोग त्रैमात्रिक बोलते हैं। ठीक है, त्रिमात्रिक क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में देख लीजिए। अब जैसे छोटा आ है, छोटा आ बोल के देखिए, छोटी ई बोल के देखिए, छोटा ऊ बोल के देखिए, एकदम ऐसा लगेगा कि बस केवल आ ई ऊ, बस हल्की सी हवा बाहर निकल रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादा तेज हवा नहीं निकल रही है। उसी तरह हम द्विमात्रिक को बोल के देखें, आ ई ऊ, तो ऐसा लग रहा है ना कि इससे दोगुना समय हमको इसमें देना पड़ रहा है। ठीक है, और इससे इसका 3 गुना देना पड़ेगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे अब प्लुत को हम जैसे ओम होता है, ये इसको उदाहरण समझिए। प्लुत के लिए ओम है, ओम को कैसे बोलते हैं? ओम करके हम लोगों ने 3 मात्रा निकाला, कैसे निकाले? ठीक है, उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं। और अगर नहीं ये समझ पा रहे हैं तो सीधे हम लोग अपने गांव की भाषा में जाते हैं। जैसे आपके पिताजी ने आपको कभी बुलाया है खेतों में, क्या बोल के दिखा? जैसे राजू नाम आपका है, कैसे बुलाएंगे? ए राजू हो करके बुलाएंगे ना, तो ये जो हो निकल के आया है इसको हम लोग बोलते हैं प्लुत। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इससे आसान भाषा नहीं हो सकती। ठीक, अब जैसे ये दीर्घ है, दीर्घ समझ गए, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रैमात्रिक। ठीक, ठीक है, इतना समझ गए। अब प्लुत को हम लोग गानों में यूज करते हैं, गानों में इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, जैसे फिल्मी गानों के लिए। फिल्मी गानों के लिए कैसे? जैसे बोले कोई भी गाना गाए, कोई शब्द करके उसको खींच दिए। कैसे खींच दिए? अब वैसा कोई गाने का उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई भी आप गाने में देखिए जिसपे कोई भी शब्द लेके ऐसे खींच दिए हो किसी भी शब्द के आगे, वहाँ पे हम लोग प्लुत स्वर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा भाग होता है प्रयत्न के आधार पर। ये तो हो गया समय के आधार पर। इसको नोट्स बना लिख लिए थे ना, लिखते चलिए पॉज करके, जहाँ जो भी कमी होगी आगे देख लेंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा, अगर कुछ दिक्कत आती है या कुछ गलत हो गया हो, जैसे भी हो बताइएगा, हम देखेंगे उसको। पहली बार है, हो सकता है गलती इंसान से होती है, कहीं ना कहीं हो गई हो। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कहते हैं। कमेंट करिएगा, जो भी गलती आपको समझ में आती है, वैसे होगा नहीं, देखे हैं। अब हम स्वरों के दूसरे भेद के बारे में देखते हैं। मार्कर में कहा है, ठीक, दूसरा जो होता है वो प्रयत्न के आधार पर होता है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आया भी है, पूछा जाता है और पूछना भी चाहिए। जहाँ तक हमें जानकारी है, प्रश्न हर जगह से पूछने चाहिए। जितना सिलेबस में है, पूरा सिलेबस के टॉपिक एक बार देखना है, अच्छे से देखना है, चाहे जैसे आए प्रश्न, चाहे जिस तरह से पूछे। पढ़ने का मतलब यही होता है कि अगर हम जो टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक से अगर कैसा भी प्रश्न घुमा के पूछा जा रहा है, उसको हमको कवर करना है। ठीक, बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं है। उसके लिए स्वरों के भेद में आता है प्रयत्न के आधार पर। इसको वैदिक आधार भी बोलते हैं। अगर प्रश्न आ जाए, ये शब्द ना बोल के वैदिक शब्द दे दे, ठीक, हमको हर दिशा को देख के चलना है। अगर वैदिक दे देता है, वैदिक पकड़ के चलना है। बाकी प्रयत्न तो ज़्यादातर अब तक आया ही है, यही पूछा ही जाता है। इसके आधार पर भी 3 भागों में स्वरों को बांटा गया है।
फिर से बता रहे हैं, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। हैंड राइटिंग धीरे धीरे सही हो जाएगी। कॉपी पे लिखना और बोर्ड पे लिखना फ़र्क होता है, ठीक। अब आ जाओ प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर 3 भागों में होता है उदात्त, 2 होता है अनुदात्त 2 नंबर, और तीसरे में आता है हमारा स्वरित। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। आप लोगों को अब तक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित देखते हुए आए होंगे, पढ़े भी होंगे। होता क्या है ये ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, आज हम इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए, इनको जो है मंत्रों में और श्लोकों में अधिकतर प्रयोग इनका हुआ है। श्लोक और मंत्र जो हम लोगों के संस्कृत में है, वहाँ पे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों का बहुत प्रयोग है, ठीक। कैसे है आइए देखते हैं। उदात्त को हम लोग सीधे सीधे ये देखते हैं, ये होता है उच्चई। उदात्त जो होता है ये उसको बोलते हैं उच्चई उदात्त। जो अनुदात्त होता है ये होता है नीचई अनुदात्त, और ये समाहार। समाहार से मतलब ये है दोनों का मिश्रण, ठीक। अब उच्चई, नीचई और समाहार, जैसे कि शब्द से ही हम लोगों को तात्पर्य हो रहा है उच्चई, नीचई, समाहार। उच्चई का मतलब जैसे हम किसी शब्द को बहुत तेज स्वर में बोलें, तेज स्वर से मतलब ऐसे आ बोलते चले जाए, ठीक। और नीचे का मतलब उसी शब्द को हम नीचे आवाज़ में बोलें। नीचे आवाज़ का मतलब नीचे नहीं ऐसे करके बोलना है, नीचे का मतलब मुंह से आवाज़ जो निकलेगी वो थोड़ा नीचे रहेगी, ठीक है। और समाहार, समाहार का मतलब मिश्रित, दोनों का मतलब मध्यम, मध्यम आवाज़ पे। जैसे हम बोल रहे हैं अभी, इसको हम बोल सकते हैं स्वरित, इससे ना सुनने में हमको कठिनाई हो, नहीं कोई आवाज़ इधर उधर हो। उच्चई का मतलब सीधे से अपने गांव की भाषा में हम देख रहे हैं उच्चई, जिससे कि हमको सुनने में थोड़ा सा वो हो, खींच सकते हैं आवाज़ को। नीचे मतलब काफ़ी नीचे। इनका प्रयोग हम लोग मंत्रों में, श्लोकों में करते हैं, और आजकल गानों में भी होता है। फिल्मी गानों में इनका बहुत प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक। कैसे, कोई गाना हम लोग गाते हैं, वहाँ पे बहुत तेज आवाज़ में बोल रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं ऊंची आवाज़ में, वहाँ पे उच्चई उदात्त होता है, उदात्त ही बोलते हैं। अनुदात्त जैसे बोला जाए तो धीमे नीचे आवाज़ करके बोलते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई गाना स्टार्ट किए हम लोग, गाना स्टार्ट किए बहुत नीची आवाज़ से, ठीक, बहुत नीची आवाज़ से, इतनी आवाज़ नीची आवाज़ से कि एक सामने वाले को सुना ही नहीं पड़ रहा है, वहाँ से स्टार्ट किया, तो वहाँ से हम उदाहरण ले सकते हैं अनुदात्त का। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आया, जब बढ़िया सुनाई देने लगा, कर्कश आवाज़ नहीं, कोई ठीक नहीं, तो उधर पे हम स्वरित बोल सकते हैं। स्वरित मतलब सुनने लायक, ऐसे ले सकते हैं। और उदात्त में हम लोग आ जाते हैं, वो बोलते बोलते बहुत ऊंची आवाज़ लेके चला गया, ठीक। ये होता है। हमको सिर्फ प्रश्न बनाना है, प्रश्न बनाने के साथ साथ इतनी समझ होनी चाहिए कि होता क्या है, ठीक। इतना तो समझ गए होंगे हमारे हिसाब से, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, तो इन्हीं में हम लोग ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की संख्या कितनी होती है, 18 किसमें होता है, किसमें 18 होता है, किसमें 12 होता है, किसमें क्या होता है, ल दीर्घ क्यों नहीं होता है, ठीक है। इन सब की जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे, और अगले ही वीडियो में इसकी जानकारी देने के बाद हम वर्णमाला स्टार्ट कर देंगे। वर्णमाला मतलब माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र हम याद कराएंगे, ठीक है, याद कराएंगे। और आपको याद होगा, जो अपने फ्यूचर के प्रति ज़्यादा गंभीर होगा वो याद कर लेगा, और जिसको नहीं करना है, जिसको नौकरी नहीं लेनी है, सिर्फ ऐसे ही रहना है, वो नहीं याद करेगा, ठीक। एक बार याद करो, जीवन भर याद रहेगा। अगर इसको ऐसे हवा में छोड़ देंगे तो वो भी आपको छोड़ देगा। इसलिए संस्कृत भाषा से प्रेम करें। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम आप अवश्य दें। संस्कृत भाषा ही नहीं, आप कोई भी अपने लक्ष्य से प्रेम करें, ठीक है। प्रेम करते हैं
जिससे नहीं करना है उससे करते हैं। ठीक है, करिए, पूरा समय आप 24 घंटे दीजिए, 24 घंटे में आप जितना समय देना हो दीजिए, लेकिन 2 घंटे गंभीर होकर सुबह, 2 घंटे शाम को आपको देना ही देना है। ठीक, क्योंकि एक बार अगर आप सेलेक्ट हो गए तो दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर आप चाहे जितना करें। आप जीवन में फिर अगर पढ़ना है, आप यूपीएससी की तैयारी करिए, करते रहिए, पढ़ने की कोई रोक नहीं। लेकिन जो अभी आप नौकरी ही नहीं पाएंगे, आपके पास कोई आय ही नहीं रहेगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। कैसी रही पहली क्लास देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है इतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे अपने आप को और इम्प्रूव करने की, जिससे कि आप लोग अच्छा से अच्छा सिलेबस हम पूरा करा सकें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।